बदलती भू राजनीति के साथ हमने ऐसा देखा है कि विभिन्न देशों में, पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर अभी महिलाएं बहुत बड़े बड़े पदों पर, राजनीतिक पदों पर कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में एक नया नाम निकलकर सामने आया है और यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में अब लिज ट्रस को चुना गया है। तो अभी आज की जो हमारी खबर होगी वह लिज ट्रस पर ही आधारित होगी। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज की हमारी जो खबर होगी वह है, क्या ब्रिटेन की राजनीति का रुख बदलेंगी लिज ट्रस। आज की हमारी खबर की जो बिंदु होंगी, इन्हीं के जो भी घोषणाएं हैं, इनकी उपलब्धियां हैं, इससे संबंधित क्या कुछ नीतियां हैं जिन पर भारत का प्रभाव पड़ेगा या वैश्विक लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे इससे जुड़ी हुई चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो आइए देखते हैं आज के हमारे इन न्यूज के बिंदुओं को कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि खबर क्या है, इसके बाद देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों रही है, फिर देखेंगे लिज ट्रस और ऋषि सुनक इन दोनों के बीच जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई है या ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है, उसे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे लिज ट्रस की उपलब्धियां और घोषणाएं क्या क्या थी, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वैश्विक लेवल पर या वैश्विक राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जुड़ा निष्कर्ष क्या होगा, फिर देखेंगे इससे जुड़ा एक प्रश्न जो आपको सॉल्व करना है, जिस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। यदि इस पूरे विषय की बात करें कि यह जीएस पेपर के किस पेपर से संबंधित है, तो यह सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल है। तो आइए सबसे पहले देखें कि खबर क्या है और यह खबर कहां से ली गई है, फिर चर्चा करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। खबर है, कैन प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस लीड। दरअसल अभी हाल ही में ब्रिटेन को अपनी नई प्रधानमंत्री मिली है, उनका नाम क्या है, लिज ट्रस। और अभी जो वैश्विक लेवल पर चर्चा हो रही है वह इन्हीं की पूरी पॉलिसीज को लेकर हो रही है कि विभिन्न देशों के प्रति इनका क्या रुख होगा, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कैसे ब्रिटेन को लीड कर पाएंगे। तो बोरिस जॉनसन ने अभी आज ही के दिन इस्तीफा दे दिया है और इसके इस्तीफे के साथ ही लिज ट्रस अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं की उपलब्धियों और घोषणाओं पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर चर्चा में क्यों है। तो दरअसल अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन पर कई ऐसे कारणों से उन पर दबाव बनाया गया ताकि वे उस प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दें। उसके बाद अभी हाल ही में आम चुनाव संपन्न हुए और चुनाव के साथ ही लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। कब चुनी गई हैं? 5 सितंबर को यह घोषणा हुई है। अब यहाँ पर चर्चा का विषय यह है कि यह घोषणा किसने की है। तो कंजर्वेटिव पार्टी के ही एक समिति है 1922, इसके अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रेडी, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है। इन्होंने घोषणा की है कि इस चुनाव के बाद या उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के जो मुख्य सदस्य हैं, ग्रासरूट लेवल पे जो सदस्य हैं, वे उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस को चुना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस को चुना है। अब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन की महारानी को इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के साथ ही, जो कि आज ही यह प्रक्रिया संपन्न हुई है, इनके इस्तीफा देने के साथ ही अब जो लिज ट्रस हैं वे प्रधानमंत्री की भूमिका निभाएंगी ब्रिटेन में। इसके अलावा यदि बात करें कि इनके साथ इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक, इन्होंने लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हराया है। इसमें ये मुख्य रूप से लिज ट्रस के प्रतिद्वंदी माने जा रहे थे। यदि कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें कि आखिर ये जो पूरी प्रोसेस थी इसमें कौन जीता और ये जो पार्टी है उसमें कौन से लोग इसमें वोट करते हैं, तो यदि बात करें लिज ट्रस की तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से ही बिलोंग करती हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की अंतिम वोटिंग के बाद ही लिज ट्रस वहां पर प्रधानमंत्री बनी है। क्योंकि इससे पहले ऐसे बहुत सारे पोल्स थे, जब एमपीज ने वोटिंग की थी तो ऋषि सुनक इसमें सबसे आगे चल रहे थे, इन्होंने बढ़त बना रखी थी। लेकिन अंतिम वोटिंग के दौरान जो कि किसने किया है, कंजर्वेटिव पार्टी के ही ग्रासरूट लेवल के सदस्यों ने, उस वोटिंग के दौरान लिज ट्रस इसमें जीत गई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इससे संबंधित चुनाव की प्रक्रिया क्या थी कि किन किन प्रोसेस के बाद लिज ट्रस इसमें प्रधानमंत्री बनी है। तो सबसे पहले देखेंगे इस प्रोसेस को कि पिछले 6 वर्षों में, यानी पिछले 6 वर्षों के समय में ही ये चौथी प्रधानमंत्री ब्रिटेन में चुनी गई हैं। यानी इससे पहले 3 प्रधानमंत्री पिछले 6 वर्षों में चुने जा चुके हैं और चौथी प्रधानमंत्री चुनी गई हैं लिज ट्रस। ये आम चुनाव नहीं थे, यानी इसमें आम चुनाव संपन्न नहीं कराए गए हैं, ये क्योंकि पार्टी की ही वोटिंग थी और इसमें कुछ एमपीज या हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों ने इसमें वोटिंग की थी।
तो यदि देखें तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो आधिकारिक या ग्रास रूट मेंबर थे उन्होंने इसमें वोटिंग की थी, जिनकी संख्या लगभग 1,70,000 बताई जा रही है। यदि लिज और ऋषि की वोटिंग की बात करें तो लिज ट्रस को इसमें लगभग 81,326 वोट मिले थे, जबकि ऋषि को इसमें लगभग 60,399 वोट मिले थे। यदि इनकी प्रतिशत की बात करें तो इन्हें लगभग 57% वोट मिला है और ये इसमें लीड कर गई हैं। इस वजह से ये ब्रिटेन की अब प्रधानमंत्री बन गई हैं। यदि बात करें कि इस प्रोसेस के बाद कौन प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, तो ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ, वो इसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगी, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद, वोटिंग प्रोसेस के बाद वे प्रधानमंत्री के समक्ष दावेदारी पेश करेंगी प्रधानमंत्री पद के लिए, और महारानी एलिजाबेथ फिर प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगी। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही वहां पर प्रधानमंत्री चुनता है। इसके बाद देखेंगे इसकी प्रोसेस को कि वोटिंग प्रोसेस क्या थी। तो इस वोटिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि वे सदस्य जो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए आगे आते हैं उन्हें लगभग 20 एमपीज का सपोर्ट चाहिए होता है। यानी एज कैंडिडेट जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में सामने आते हैं, उनके पीछे यानी बैकर्स लगभग 20 एमपीज का सपोर्ट चाहिए होता है। इसके बाद फिर वे अपनी दावेदारी पेश कर पाते हैं। तो इनके साथ ही इन्हें लगभग 20 एमपीज का सपोर्ट चाहिए होता है। इसके बाद ये अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं। इसके बाद फर्स्ट राउंड की वोटिंग होती है। फर्स्ट राउंड की वोटिंग में जैसे कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज ने वोट किया, तो इसमें जैसे फ्यूअर देन 30 वोट्स मिलते हैं, वे इस प्रोसेस में या इस राउंड में एलिमिनेट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो मेंबर बचते हैं उनके बीच में सेकंड प्रोसेस होता है या सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड में फिर कंजर्वेटिव एमपीज वोट करते हैं और इस वोट के बाद जिस व्यक्ति को कम वोट मिलता है, सबसे कम वोट मिलता है, वह व्यक्ति बाहर हो जाता है। फिर जब यहाँ पर 2 मेंबर बचते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस तब तक अपनाया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 3 मेंबर ही हों। जब ज्यादा मेंबर होते हैं तो फर्स्ट राउंड की वोटिंग में जिन्हें 30 वोट से कम मिलता है वे निकल जाते हैं। इसके बाद ये प्रोसेस आगे चलती रहती है। इस प्रोसेस में जिसे सबसे कम वोट मिलते रहते हैं, बाद में वे एलिमिनेट होते जाते हैं। और यह कब तक चलता है? जब तक उसमें 2 मेंबर ना बचें। और 2 मेंबर के बचने की स्थिति के बाद यहाँ पर पोस्टल वोट होता है। और पोस्टल वोट में अभी हमने चर्चा की कौन से मेंबर्स शामिल थे, जो उस कंजर्वेटिव पार्टी के ग्रास रूट मेंबर्स शामिल थे उसमें। और वही फिर अपनी वोट के जरिए प्रधानमंत्री के लिए एक नया दावेदार चुनते हैं, जो कि इस पूरी पार्टी का लीडर भी होता है। यानी यही जो कि वोट प्राप्त करके विनर बनता है, वह इस पार्टी का लीडर होता है और वही प्रधानमंत्री के पद के लिए भी मुख्य रूप से दावेदार बन जाता है। और ब्रिटेन की जो महारानी है उसके सामने प्रधानमंत्री पद के लिए वह दावेदारी पेश करता है। तो यह पूरी प्रोसेस होती है इसमें चुनाव के लिए। आम चुनाव नहीं है, यानी पब्लिक इसमें वोट नहीं दे रही है। इस वजह से इस प्रक्रिया को समझना जरूरी था। अब आइए आगे देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री तो बन गई हैं, लेकिन लिज ट्रस की उपलब्धियां क्या रही हैं, इससे पहले उन्होंने कौन कौन से पद में काम किया है, एवं उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर शामिल होने के लिए, प्रधानमंत्री पद जीतने के लिए कौन कौन सी घोषणाएं ब्रिटेन में की थी। तो यूनाइटेड किंगडम में वे अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, जिस पर अभी हमने चर्चा भी की है। वर्ष 2010 में पहली बार वे सांसद बनी थी और किस पार्टी से बनी थी? कंजर्वेटिव पार्टी से। इसके अलावा वर्ष 2014 में उन्होंने पर्यावरण पोर्टफोलियो संभाला, जो कि ब्रिटेन के ही लेवल पर था। यदि बात करें तो वर्ष 2016 में उन्हें ब्रिटेन की पहली महिला लॉर्ड चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था या चुना गया था। यदि लॉर्ड चांसलर की बात करें तो दरअसल लॉर्ड चांसलर को प्रधानमंत्री की सलाह पर मोनार्क या सम्राट द्वारा चुना जाता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो लॉर्ड चांसलर हैं वे उन पूरे सदस्यों में वरिष्ठतम सदस्य होता है। यदि बात करें कि इसमें अभी वर्ष 2016 में इन्हें जो लॉर्ड चांसलर के रूप में चुना गया था, तो ये इनकी खास उपलब्धियों के रूप में गिना जाता है। बोरिस जॉनसन के समय ये विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी और विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने कई बेहतरीन काम किए हैं, जिसमें से एक ईरान से ब्रिटेन के कई लोगों को छुड़वा के वापस से ब्रिटेन में शामिल करना शामिल था। यानी वर्ष 2021 में इन्होंने विदेश मंत्री के पद पर कार्य किया था। यदि ऋषि सुनक की बात करें तो वर्ष 2021 तक उन्होंने बोरिस जॉनसन के ही कार्यकाल के समय वित्त मंत्री के पद पर काम किया, जो कि ब्रिटेन में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। यानी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद इसे ब्रिटेन में कहा जाता है। तो हमने चर्चा की इनकी उपलब्धियों के बारे में। अब देखेंगे इनसे जुड़ी क्या कुछ घोषणाएं थी जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए ब्रिटेन में की थी।
तो ब्रिटेन में लगातार मंदी की स्थिति बनी हुई थी। कोरोना महामारी के बाद वहां पर जो मुद्रास्फीति थी वह बहुत अधिक बढ़ गई थी। गैस और ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, यानी गैस के जो दाम बढ़ रहे थे, ब्याज दर में लगातार बैंक्स बढ़ोतरी कर रहे थे, लोन लेना लगभग वहां पर मुश्किल हो गया था और काफी महंगा हो गया था। तो इन सारी समस्याओं के समाधान को जल्दी से जल्द इन्होंने करने की घोषणाएं की थी। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं घोषणाओं की वजह से जो आम पब्लिक है, वह आम जनता है, उनका रुझान इनके प्रति ज्यादा था, लिज के प्रति ज्यादा था, जबकि ऋषि को एक अमीर नागरिक के रूप में देखा जा रहा था और आम नागरिक ने इसी वजह से लिज को ज्यादा समर्थन दिया था। ब्रिटेन पर ऐसी स्थिति थी कि वहां पर मुद्रास्फीति लगभग 10% थी और ऐसा देखा जा रहा है कि अगले वर्ष तक लगभग 22% मुद्रास्फीति होने का अनुमान है। तो लिज ने कहा था कि वे जल्दी से जल्दी जो इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें कुछ नई नई नीतियां लाएंगी, उसमें मुद्रास्फीति को कम करने की, महंगाई को कम करने की जल्दी ही जल्दी नई नई घोषणाएं करेंगी। इस वजह से इनकी जो घोषणाएं हैं वह आम पब्लिक को ज्यादा पसंद आई। टैक्स में कटौती की भी बात कही थी उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 1 सप्ताह के भीतर ऊर्जा की जो बढ़ती लागत है उसे वे कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन में जो भी व्यवसाय हैं उन्हें ऋण उपलब्ध करवाएंगी। जो भी व्यवसाय शुरू होना चाहते हैं या कोविड-19 की वजह से कई ऐसे व्यवसाय हैं जो बंद हो गए हैं, तो उन्हें ही शुरू करने के लिए जल्दी से जल्दी वित्त की उपलब्धता और योजनाएं वे वहां पर शुरू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य घोषणाएं की हैं जो कि टैक्स के लेवल पर भी है, ग्रीन टैक्स आदि के लेवल पर है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक आपातकालीन बजट बनाएंगी, यानी कि जहां वो वहां पर जो भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य के संकट से गुजर रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये समस्याएं ज्यादा देखने के लिए आई हैं, तो उन्होंने कहा है इसके लिए आपातकालीन बजट बनाने की वे जल्दी ही जल्दी योजना शुरू करेंगे। ऊर्जा फर्मों पर अप्रत्याशित करों को फिर से ना बढ़ाने के लिए उन्होंने बात कही थी। इस वजह से वहां पर जो व्यावसायिक फर्म थे उन्होंने इनकी नीतियों को ज्यादा प्रमोट किया और इनका समर्थन किया, जबकि वहीं ऋषि सुनक की जो नीतियां थी वो लॉन्ग टर्म पर ज्यादा केंद्रित थी। इन्होंने शॉर्ट टर्म में चीजें करने की बात कही थी और ऋषि सुनक ने कहा था कि वे लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से चल रही है और इसे 1 साल में या 1.5 साल में हम वापस से रिवाइव कर लेंगे। तो उन्होंने ऐसी प्रोसेस अपनाई थी, जबकि जो आम पब्लिक है वे तुरंत समाधान पर ज्यादा यहाँ पर फोकस कर गए। ग्रीन लेवी के निलंबन की बात कही। ग्रीन लेवी क्या है? सरकार द्वारा प्रदूषण या कार्बन उत्सर्जन के स्रोतों पर एक टैक्स लगाया जाता है, जिसके निलंबन की उन्होंने बात कही थी, जिसकी वजह से इन्हें इस चुनाव में इस चीज का बहुत फायदा मिला। इसके अलावा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें उसकी जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक सुनिश्चितता के लिए, क्योंकि मौद्रिक आपूर्ति सबसे ज्यादा जरूरी है बैंकों के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मौद्रिक आपूर्ति से संबंधित जो भी नीतियां हैं उनमें सख्ती नहीं बरती जाएगी। इस वजह से उनकी पॉलिसीज को वहां पर ज्यादा पसंद किया गया। ये हमने चर्चा की उपलब्धियों और घोषणाओं के बारे में। इसके अलावा उनकी उपलब्धियों में शामिल था, उन्होंने कहा कि वर्ष 1985 के बाद से ब्रिटिश पाउंड अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.3% गिरकर अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कई उत्पादन पर फोकस करने की बात कही है, कई ऐसे व्यवसायों को शुरू करने की बात कही है जिससे वित्तीय स्थिति को और महंगाई को कम किया जा सके और वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी कई नई पॉलिसीज की बात कही है जिसमें ओल्ड एज जो होम है, शेल्टर होम है, इनमें सभी में सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही है। स्कूल कॉलेज में सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही है। स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान देने की बात कही है और जो ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिसमें जो पेरेंट्स हैं जो कि घर में अकेले हैं और बच्चे यदि घर में अकेले हैं, तो ऐसे अभिभावकों को और ऐसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स को देखभाल की जरूरत है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने की बात कही है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर वालों के साथ वहां पर बिता सके, जो कि आम पब्लिक को वहां पर ज्यादा पसंद आई। उनकी ये घोषणाएं उनको वहां ज्यादा समझ में आई। इसके बाद उत्पादकता और आर्थिक विकास की उन्होंने बात कही कि जल्दी से जल्दी हम उत्पादकता को बढ़ाकर ब्रिटेन के आर्थिक विकास पर ध्यान देंगे, जो कि उनके चुनाव में जीत के प्रमुख मुद्दों में भी शामिल था। तो हमने बात की उनकी उपलब्धियों और घोषणाओं के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे भारत पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के संदर्भ में ऐसा देखा जा रहा है कि उनकी जो मुख्य नीति थी, चूंकि वे विदेश मंत्री थी तो इससे पहले उन्होंने भारत का भी दौरा किया है, तो उनकी मुख्य नीति भारत के लिए सकारात्मक देखी गई है।
सकारात्मक इस दृष्टि से देखी गई है कि उनका जो दृष्टिकोण है वह भारत की जो दृष्टिकोण है, भारत की विचारधारा है, जो वर्तमान में जो भारत में पार्टी है उनकी विचारधारा से काफी मैच कर रही है। इस वजह से उनके प्रधानमंत्री पद पर बनने के साथ ही भारत के साथ उनके संबंध और बेहतर और मधुर होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने अपने कई चुनावी दौरों में, चूंकि भारत का समर्थन उन्हें प्राप्त करना था, भारत की तरफ से बहुत से प्रवासी वहां निवास कर रहे हैं, तो उन्होंने कई बार चीन की भी आलोचना की है, जो कि भू राजनीति दृष्टि से यदि देखें तो वे भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। यदि बात करें कि उनका चुनाव भारत के लिए कैसे सकारात्मक होगा, तो उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी निपटाने या तेजी लाने की बात कही है। उन्होंने अपने पिछले दौरे में कहा था कि भारत में दीपावली तक मुक्त व्यापार समझौते में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। जल्दी से जल्दी भारत में रक्षा और विदेश नीतियों से संबंधित क्या कुछ जल्दी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं और भारत और उनके बीच उन संबंधों को और मधुर किया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की थी, जिसे हम 2+2 डायलॉग के रूप में या 2+2 वार्ता के रूप में भी देखते हैं, जिसमें रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच में आपसी वार्ता और कुछ समझौते आदि शामिल होते हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने वीजा मानदंडों को और आसान करने की बात कही है, यानी भारतीय अब बहुत आसान मानदंडों के आधार पर ब्रिटेन जा सकते हैं, जहां पर शिक्षा भी शामिल है जिसमें, और नौकरियां भी उसमें शामिल की गई हैं। यानी आसान मानदंडों के तहत वीजा उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि जो भारतीय नागरिक हैं वो ब्रिटेन में जा सकें। इसका मुख्य कारण उन्होंने देखा है कि भारत में बहुत सारे ऐसी प्रतिभा है जो वैश्विक लेवल पर बहुत अच्छे अच्छे पदों पर कार्य कर रही है। इसके अलावा सैन्य उपकरण और युद्ध सामग्री बनाने वाली कंपनी भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रही है और भारत के आत्मनिर्भर विजन को उन्होंने कहा है कि इसके जरिए बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया जा सकता है, यानी भारत का आत्मनिर्भर बनने का विजन इससे आसानी से पूरा किया जा सकता है। काफी हद तक वे व्यवहारिक हैं और उनका ज्यादातर रिश्तों को बेहतर रखने में उनकी रुचि ज्यादा है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो रवैया है वह भारत के प्रति काफी सकारात्मक होने की उम्मीद है। वैश्विक लेवल पर बात करें तो अभी हाल ही में उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध के संबंध में स्पष्ट रूप से अपनी आयरन लेडी के रूप में छवि बनाई, जिसमें उन्होंने खुलकर रूस का विरोध किया। इसके अलावा ऐसा भी देखा जा रहा है कि चीन ने जब ताइवान को धमकी दी थी तो ऐसे लेवल पर उनका जो रुख था वह पूरी तरीके से ताइवान की तरफ था, यानी चीन की जो भू राजनीतिक स्थिति में बढ़ता इसका प्रभाव है उसको कम करने के लिए उन्होंने ताइवान की तरफ रुख बढ़ाया है। इसके साथ अमेरिका भी चूंकि ताइवान का समर्थन कर रहा है, तो उनका जो रुख है वह इस भू राजनीतिक पटल में बैलेंस बनाने का है, ताकि जो इनकी नीतियां हैं, यानी ब्रिटेन की जो नीति है और जो ब्रिटेन है वह वैश्विक लेवल पर अपना दबदबा कायम रख सके। इसके अलावा ब्रेग्जिट के संदर्भ में भी उनकी कुछ धारणाएं थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ब्रेग्जिट का समर्थन करती हैं। जब आम पब्लिक ने चूंकि ब्रेग्जिट का समर्थन किया था तो उन्होंने भी ब्रेग्जिट का बाद में समर्थन कर दिया था, इस वजह से वे कई बार सुर्खियों में भी रही हैं। तो वैश्विक लेवल पर इसके अलावा चूंकि अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा है और चीन को बैलेंस कर रहा है, काउंटर पार्ट कर रहा है, इस लिहाज से अब ब्रिटेन भी भारत का समर्थन कर रहा है, यानी भारत के लिए इसका रुख जो है वह काफी सकारात्मक देखा जा रहा है। वैश्विक लेवल पर भी उन्होंने चूंकि सामने आकर इसका रूस का विरोध किया है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि हो सकता है वैश्विक लेवल पर उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हो जो रूस के खिलाफ भी देखी जा सकती हैं, या एक ऐसी सामान्य संतुलन बनाने की स्थिति पैदा की जा सकती है। तो यह था वैश्विक लेवल पर उनका प्रभाव। अब देखेंगे आज के पूरे सेशन से जुड़ा हमारा प्रश्न है, लिज ट्रस के साथ बदलती नई भू राजनीतिक वास्तविकताएं यूके और भारत से एक नई रणनीतिक दृष्टि की मांग करती है, विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को आपको 250 शब्दों में लिखना है, जो कि मेंस के लेवल पर होगा। तो इसमें आप बहुत सारी ऐसी भू राजनीतिक बदलती परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, राजनीतिक वास्तविकता क्या है उसे लेकर, और यूके और भारत के बीच में किन किन क्षेत्रों में बेहतर संबंध बनाया जा सकता है, इस पर भी आप चर्चा करेंगे, जिसमें आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन था वह इस प्रश्न के साथ ही हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।